हेलो टू एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है जनरल एंट्री पास करना सीखते हैं आज कि एक्चुअल में जनरल एंट्री पास होती कैसे है। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, जीरो लेवल से लेकर कि अच्छा एक्चुअल में जनरल एंट्री पास होती कैसे है, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन उसके लिए हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा देखा गया है 90% केस में लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, ग्रेजुएट तो छोड़ो पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, लेकिन तब भी उनसे जनरल एंट्री पास नहीं होती। इवन सेल परचेज की भी नहीं होती। वो कहीं अकाउंटेंट की जॉब के लिए भी जाते हैं, उन्हें सेल परचेज, पर्सनल, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सब क्या होते हैं, सब सर के ऊपर से। तो ये सब बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। हमें बिल्कुल बेसिक से इस पे काम करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं कि जनरल एंट्री है क्या, आखिर इसकी जरूरत क्या है और ये कब बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरल एंट्री क्या है? एंट्री क्या होती है? किसी भी चीज की ट्रांजेक्शन। हम ट्रांजेक्शन कब करते हैं? ट्रांजेक्शन हम तब करते हैं जब कोई भी दो चीज एक्सचेंज होती है। दो चीज क्या होती है? एक चीज होती है पैसा, दूसरी चीज होती है गुड्स एंड सर्विसेज। अगर किसी पैसे के बदले कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है तो इसका मतलब वो एक ट्रांजैक्शन है और उस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री पास की जाएगी। सपोज करो ये एक पेन रखा है, अगर मैंने ये कहा कि मुझे ये पेन खरीदना है, इसके बदले मैंने 10 रुपए दिए और ये पेन मुझे मिल गया, तो एक्सचेंज क्या हुआ? पैसे के बदले गुड्स एक्सचेंज हो गया। तो क्या इस पेन की एंट्री पास हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं मैं ऐसा पेन खरीदूंगा, तो क्या इसकी एंट्री पास होगी? नहीं होगी। ना तो गुड्स एक्सचेंज हुआ ना पैसा एक्सचेंज हुआ। खरीदूंगा ये एक इमेजिनेशन है, होगा, होने वाली चीजों का नहीं होगा। जो हो चुकी हैं बिल्कुल प्रेजेंट टाइम पे उनका होगा। हालांकि कई सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आने वाले फ्यूचर में होते हैं, लेकिन उनकी बात अलग है, वो जब आएंगे तब उनको डिटेल में समझेंगे। अभी बेसिक चीज क्या है कि उन्हीं चीज की एंट्री पास होती है जिनके बदले गुड्स एंड एक्सचेंज, गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं पैसे के बदले। तो चलिए अब एंट्री को पास करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। दो सिंपल रूल हमें पता होने चाहिए। पहला तो है भाई गोल्डन रूल्स क्या है, और दूसरा रूल ऑफ डेबिट, और दूसरा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो कोई भी जनरल एंट्री तभी पास होगी जब ये दो रूल्स सेटिस्फाई हो जाएंगे या इन दो रूल्स की नॉलेज आप लोगों को होगी। अब ये दो रूल्स क्या है? तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि वो कौन सा अकाउंट है जो भी एंट्री पास हो रही है। क्या वो कोई पर्सनल अकाउंट है? क्या वो किसी के नाम का है, राम, श्याम, मोहन, या किसी कंपनी से रिलेटेड? क्या वो रियल अकाउंट है? रियल अकाउंट में आते हैं यहाँ पे एसेट्स, क्या वो एसेट्स है? क्या वो नॉमिनल अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं यहाँ पे खर्चे। रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट सेकंड में हम ये देखेंगे उस एंट्री में एसेट्स है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रिवेन्यू है या एक्सपेंसेस है। अगर वो एसेट है तो एसेट डेबिट में इंक्रीज होता है, क्रेडिट में डिक्रीज होता है। या अगर एसेट बढ़ रहा होगा तो वो डेबिट किया जाएगा, एसेट घट रहा होगा तो वो क्रेडिट किया जाएगा। ऐसे ही ये पांचों चीजें होंगी। तो इसे हम बाद में डिटेल में समझेंगे, पहले हम एंट्री शुरू करते हैं, फिर हम इसे चेक करते रहेंगे साथ साथ और दोनों चीजें एक साथ कंबाइन चलेंगी, तो ऐसे इजीली समझ आता है। तो चलिए इसे थोड़ा साइड में रखते हैं। हाँ जी, तो चलिए पहली जो एंट्री लिखी है वो लिखी है श्री दत्त स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। एक श्री दत्त बंदा है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है कैपिटल के साथ ऑफ 1 लाख रुपीज। कोई भी पूंजी लगाई है उसने अपने बिजनेस को शुरुआत करने के लिए। तो बिजनेस शुरू किया है, इसका मतलब फ्री में तो हुआ नहीं होगा, एक बात तो पक्की है। पैसा लगा होगा। पैसा कितना लगा? 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब कैश गया, उसके पास से कैश गया। अब देखते हैं कैश क्या होता है इन पांचों में से। क्या कैश एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है, कैपिटल, रिवेन्यू या फिर एक्सपेंसेस? कैश होता है हमारा एसेट। तो एसेट गया, जब एसेट जाएगा तो वो चीज हो जाएगी, तो कैश क्या है? कैश एसेट है। और जब कैश जाएगा तो कैश डिक्रीज होना चाहिए, ये बात तो क्लियर है। लेकिन क्योंकि कैश जो हमारा जा रहा है वो हमारे बिजनेस में जा रहा है, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है, और जब हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न मिलता है। इसका मतलब वो कैश हमारा खर्च नहीं हो रहा, वो हमारा बिजनेस में ही लगा हुआ है जिसका हमें रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे जो एंट्री पास होगी, जो सबसे बेसिक एंट्री पास होती है वो क्या होती है? कैश या फिर बैंक। टू, अब टू में क्या आएगा? चलो कैश और बैंक तो पास हो गया, तो चलो टू में क्या आएगा? टू में आएगा जी यहाँ पे कैपिटल। शुरुआत किस चीज से हुई है? यहाँ पे कैपिटल से। तो टू में आप पे सामने आएगा कैपिटल अकाउंट और अमाउंट शुड बी 10,000। इसी प्रकार से सेकेंड एंट्री पास होगी। अब सेकेंड एंट्री में और चीजें क्लियर होने वाली है। सेकेंड एंट्री क्या कहती है? परचेज फर्नीचर।
फर्नीचर हमने परचेज किया है किससे? राज से, जिसको हमने पेड किया है कैश। तो सबसे पहले तो हम कैश को पास कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने कैश यहाँ पे भी समझा है। कैश पेड लिया है, क्लियरली हमने किसी बंदे को दे दिया, तो इसका मतलब कैश क्या होता है? कैश होता है हमारा एसेट। जब कैश हमने दे दिया तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। कैश दे दिया तो कैश डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब वो क्रेडिट होगा। चलो एक चीज तो क्लियर हो गई कि टू कैश, ये तो क्रेडिट होने वाला है। अब ऊपर की साइड क्या आएगा? डेबिट साइड क्या आने वाला है जी? डेबिट साइड आएगा फर्नीचर। फर्नीचर क्या है हमारा? फर्नीचर हमारा एक डेबिट है, फर्नीचर हमारा एसेट है, और फर्नीचर बढ़ गया क्योंकि हमने परचेज किया है। जो चीज बढ़ी तो वो क्या होगी? डेबिट। तो फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट विल बी 10,000। ये एंट्री पास होगी। नरेशंस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नरेशंस में मेरा भी ज्यादा फोकस नहीं है। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ये आप इसकी भी कॉपी यहाँ पे लिख सकते हो। नरेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि नरेशन गलत लिख देनी है। ठीक है, तो चलिए थर्ड पे फोकस करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, थर्ड वाली इंपॉर्टेंट है। परचेज गुड्स फ्रॉम राज फॉर 10,000। एक परचेज किया गया है गुड्स, किससे? राम से, सॉरी राज से, फॉर 10,000। तो एंट्री क्या पास होगी? एंट्री पास होगी परचेज टू। अब सवाल ये है परचेज, यहाँ पे परचेज आ गया, ठीक है। सवाल ये है कि टू के बाद क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पे? कैश? नहीं, यहाँ पे कैश नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी एंट्री में कहीं पे भी कैश नहीं लिखा। इसका मतलब ये है कि ये जो सामान खरीदा गया है ये उधार पे खरीदा गया है। तो टू राज, यहाँ पे राज लिखा जाएगा। अमाउंट 10,000, 10,000। यहाँ पे नरेशन इंपॉर्टेंट है। बीइंग परचेज फ्रॉम राम या राज ऑन क्रेडिट, आपने किस पे लिया है? क्रेडिट बेसिस पे, यहां पे ये लिख सकते हैं। तो इन दो एंट्री में क्या डिफरेंस है? जब भी परचेज में एसेट आता है तो आप एसेट को इंपॉर्टेंस देते हो, इसलिए यहाँ पे फर्नीचर आया है। लेकिन जब भी परचेज में एसेट नहीं आता तो आप परचेज को इंपॉर्टेंस देते हो, तो परचेज टू राज। अब यहाँ पे राज आया और यहाँ पे कैश आया। यहाँ पे कैश इसलिए आया क्योंकि पेड किया गया था कैश में। यहाँ पे कोई कैश नहीं लिखा, इसलिए डीम टू बी ये मान लिया गया कि ये उधार में परचेज किया गया है। और यहाँ पे जो नरेशन लिखी जाएगी, बीइंग परचेज्ड राज ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए चौथे पे चलते हैं। पेड रेंट फॉर एक्सपेंसेस, कितना? 3,000 रुपए कैश, आपने रेंट दे दिया। तो चलो एक एंट्री तो पास हो गई नीचे वाली। हमें कैश को तो ट्रांजेक्शन करनी आती है जी। कैश क्या होता है? कैश होता है जी हमारा एसेट, और कैश गया। जब हमने रेंट दिया तो कैश गया, इसका मतलब एसेट घट गया, घट गया तो क्रेडिट। तो ठीक है जी, कैश को तो हमने कर दिया क्रेडिट, अमाउंट 3,000, बात खत्म। बात है कि ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा जी एक्सपेंसेस। रेंट क्या है हमारा? रेंट हमारा है खर्चा, तो खर्चा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जो कि है 3,000। यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो, बीइंग रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, या फिर जिस भी व्यक्ति को आप दे रहे हो। तो ये कुछ बेसिक एंट्री थी 4। चलिए अब थोड़ी सी इसके अलग लेवल पे चलते हैं। अलग पे आती है इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है इन कैश, मतलब आपके पास पैसा आया है। अभी तक पैसा जा रहा था, इस बार पैसा आ गया, अच्छी बात है। तो चलो कैश में तो हम एक्सपर्ट हैं, कैश को देखते हैं। कैश, कैश होता है जो हमारा एसेट, ठीक है। तो इस बार कैश बढ़ा है, इसका मतलब इस बार कैश डेबिट होने वाला है। तो ठीक है जी, कैश को तो हमने कर दिया डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या? क्या रिसीव हो रहा है आपको? आपको रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट, आपको रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होती है? एक तरीके से हमारी कमाई होती है। जब जब हमारी कमाई बढ़ेगी तब तब वो क्रेडिट होगी। क्या हमारी कमाई बढ़ी? हाँ जी, इंटरेस्ट रिसीव हमारी कमाई है वो बढ़ी, तो हमने क्या कर दिया? उसे हमने कर दिया क्रेडिट। तो अमाउंट यहाँ पे कितना है? अमाउंट यहाँ पे 1,000 रुपए। यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। चलिए जो नेक्स्ट है वो है पेड टू क्रेडिटर्स, कि हमने कुछ क्रेडिटर को कुछ पैसा दे दिया, ठीक है। क्रेडिटर्स को दिया, पैसा दिया होगा,
तो चलो एक चीज तो क्लियर हो गई, पैसा क्या होता है, कैश होता है जी एसेट, और जब जब दिया है इसका मतलब वो घटा है, जब जब वो घटेगा तो वो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। चलो भाई कैश में तो एक्सपर्ट है। सवाल है ऊपर क्या आएगा, ऊपर यही आने वाला है, क्रेडिटर। क्रेडिटर ढूंढते हैं इसमें कहाँ है, क्रेडिटर क्या एसेट होता है, नहीं। क्रेडिटर कैपिटल होता है, नहीं। क्रेडिटर होते हैं हमारे लाइबिलिटी। जब जब क्रेडिटर, क्रेडिटर होते हैं जिनसे हमने उधार लिया, हमने उधार वाले लोगों को पैसा दे दिया, इसका मतलब उधारी हमारी कम हो गई, क्रेडिटर हमारे कम हो गए, तो लाइबिलिटी हमारी कम हो गई, कम हो गई तो डेबिट। क्रेडिट में कैश आ चुका है तो डेबिट में क्रेडिटर्स। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 5,000। नरेशंस फिर वही लिख सकते हो, बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है कैश सेल्स, कि हमने कुछ सेल्स करी है उसके बदले हमें कैश मिल गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैश। कैश की सबसे पहले समझ लेते हैं कैश की परिभाषा क्या है। कैश होता है हमारा एसेट, हमने कुछ सेल करी, हमें पैसा मिल गया, इसका मतलब पैसा मिल गया, पैसा मिल गया, तो इसका मतलब कैश मिला तो कैश डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, अब सवाल आता है टू पे क्या आएगा, टू पे आएगा जी सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो कि है अमाउंट 10,000, बीइंग कैश ऑन सेल्स, यहां पे लिख सकते हो कैश ऑन सेल्स। चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखना है इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है। नेक्स्ट पे लिखा है सोल्ड गुड टू कृष्णा, जो कि है 10,000। हमने कुछ सोल्ड गुड्स थे, वो किसे सोल्ड करे, कृष्णा को, कितने पे, 10,000। सवाल ये है कि यहाँ पे पूरी लाइन में कहीं कैश लिखा है, जी नहीं, यहाँ पे पूरी लाइन में कुछ कैश नहीं लिखा, तो ये हम प्रिडिक्शन कर लेंगे कि ये अमाउंट क्रेडिट पे गया है। एक बात और क्लियर हो गई, इसका मतलब अब एंट्री में कैश नहीं आने वाला। इसका मतलब क्या आने वाला है, इसका नाम, कैश नहीं आएगा, इसका मतलब इस बार क्या आएगा, कृष्णा। तो कैश की जगह पे तो कृष्णा आ गया। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू, क्या कराया हमने, सोल्ड कराया, तो कृष्णा टू सेल अकाउंट। तो बीइंग गुड सोल्ड किसे, बीइंग गुड सोल्ड टू कृष्णा। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ नेक्स्ट एंट्रीज थी जो मैंने अभी यहाँ पे पास करना सिखाई। यहाँ पे सारा खेल कैश का है। अगर आप कैश और क्रेडिट का खेल समझ गए, आधा, जब आप कैश को समझ जाते हो तो आपका 50% काम हो जाता है। उसके बाद बाकी जो 50% है वो करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और यहाँ पे अभी तक हम कैश की जो 8 ट्रांजेक्शन है उसमें हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। चलिए आगे 4 ट्रांजेक्शन और हैं, उस पर भी काम करते हैं। और थोड़ी सी वो इम्पॉर्टेंट है जो अगली कुछ ट्रांजेक्शन है, जैसे कि 9th आप ट्रांजेक्शन देख सकते हो, उसमें कुछ खास बात है और वो इंपॉर्टेंस भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 9वीं ट्रांजैक्शन है, 9वीं क्या लिखी है, नितिन बंदा है, नितिन ने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। नितिन ने कहीं से विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। विड्रॉ भाई कोई बंदा कहां से करेगा, विड्रॉ कोई बंदा करेगा बैंक से। विड्रॉ कोई बंदा अपने बैंक से करेगा, मतलब किसी के बैंक में 50,000 रुपए पड़े थे, उसमें से उसने सपोज करो 12,500 रुपए निकाल लिया। अब हमें पहले ये ढूंढना है क्या वो बैंक एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रिवेन्यू है, एक्सपेंसेस है। जी बैंक आता है हमारा एसेट पे। अच्छा जी, क्या बैंक बढ़ा है या घटा है, जी पैसे निकाले हैं तो बैंक घटा है, इसका मतलब यहां। तो एक चीज तो क्लियर है, टू बैंक, क्रेडिट का काम तो हो गया, टू बैंक अकाउंट। अब सवाल है कि यहाँ पे डेबिट साइड में क्या आएगा। डेबिट साइड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, जो कि देखने लायक है। डेबिट साइड में जब भी हम पैसा विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, जब भी हम पैसा विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो एक टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, जिसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर आप इसकी जगह पे स्लैश कैश भी कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में कैश निकल के आता है। हो सकता है आपने बैंक में ना रखे हो, कहीं पे ऐसी अपनी कोई पर्सनल जगह पे रखे हो, वहां से आपने निकाले हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हो गया 12,500 जी। तो चलिए जो नेक्स्ट है, पेड सैलरी कैश 5,000।
चलिए गोल्डन रूल्स के हिसाब से भी अब थोड़ा सा समझते हैं। पेड सैलरी, सैलरी को आपने पेड किया है। सैलरी कहाँ पे आती है? सैलरी या तो हमारा खर्चा होती है या हमारी इनकम होती है। या तो हम सैलरी को दे सकते हैं या फिर हम सैलरी को ले सकते हैं। इसलिए जो सैलरी वाली चीजें हैं वो नॉमिनल अकाउंट का एक पार्ट है। तो ठीक है, अब पेड सैलरी, इसका मतलब सैलरी हमने पेड करी तो हमारा कुछ खर्चा हो गया। खर्चा हो गया, खर्चे बढ़े या घटे? जब हमने किसी को सैलरी पेड करी तो हमारे खर्चे बढ़ गए। बढ़ गए तो जो चीज पेड करी है उसे डेबिट करना पड़ेगा। जी क्या पेड करी थी? हमने पेड करी थी सैलरी। सैलरी सैलरी अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। सैलरी पेड करी, आपके पास से क्या गया होगा जी? आपके पास से गया कैश। कैश के तो हम एक्सपर्ट हैं, कैश का तो हमें पता ही है। कैश का काउंट होता है एसेट। जब गई तो इसका मतलब डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब क्रेडिट। क्रेडिट तो हम क्या करेंगे? टू कैश। कितना? 5,000 रुपए। चलिए अब बहुत बढ़िया चीज है एक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। जी हाँ, जो है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक्स, 20,000 रुपए। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 20,000 रुपए आपने कैश डिपॉजिट कर दिए। जी कहां पे कर दिए? बैंक में। कैश डिपॉजिट कर दिए गए हैं 20,000 रुपए बैंक में। तो चलिए इसका मतलब जब आपने कैश डिपॉजिट किया तो कैश क्या है? एसेट है। ठीक है जी। बैंक क्या है? बैंक भी एसेट है। ये दोनों ही चीजें एसेट है। और कई बार ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग पे भी आ जाते हैं, या तो आप कैश इन्वॉल्व कर लो या फिर बैंक कर लो। अब सवाल ये है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? जब दोनों ही एसेट हैं तो कैश डिपॉजिट, आपके पास 100 रुपए थे, आपने बैंक में डाल दिए तो आपका कैश बढ़ा कि घटा? कैश एसेट है, बैंक भी एसेट है। पहले कैश का काम करते हैं। आपके पास 100 रुपए थे, आपने बैंक में डाल दिए, इसका मतलब पैसा गया। गया तो क्रेडिट। तो चलो कैश तो क्लियर हो गया कि टू कैश अकाउंट 20K। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा जी बैंक, क्योंकि जब बैंक में डाला तो बैंक बढ़ गया, और बैंक खुद ही एक एसेट है। और जब एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। तो हमने वही किया है, जब एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। कितने से? 20,000 से। जी हाँ। अब नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम कृष्णा 1,500 रुपए। किससे रिसीव हुआ है? कृष्णा से रिसीव हुआ है। क्या रिसीव हुआ है? 1,500 रुपए। 1,500 रुपए क्या चेक में हुआ है? किस में हुआ है? जब कुछ नहीं दे रखा होता तो हम डीम टू भी मान के चलते हैं कि कैश में हुआ है। और फिर वही चीज हम बताऊंगा, कैश का क्या करना है। कैश में हुआ है तो कैश बढ़ गया, सिंपल है। कैश बढ़ गया तो कैश अकाउंट डेबिट 1,500 रुपए। किसके थ्रू बढ़ा है जी? कृष्णा के थ्रू बढ़ गया। कितना? 1,500 रुपए। तो ये कुछ एंट्रीज थी। लास्ट एंट्रीज हम पास करना सिखाऊंगा जो कि थोड़ी सी अलग है, ऐसी नहीं है। तो चलिए, गुड्स रिटर्न बाय मोहन। मोहन ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए। इसका मतलब मोहन ने कुछ परचेज करी थी और वो गुड्स अब रिटर्न हो चुके हैं। कितने के? गुड्स रिटर्न बाय मोहन जो कि है 20,000 रुपए के। जी हाँ, गुड्स रिटर्न बाय मोहन जो कि है 20,000 रुपए के। इसे ध्यान से समझना। कुछ गुड्स थे जो रिटर्न कर दिए गए मोहन ने। इसका मतलब कोई श्याम था, सपोज करो श्याम ने मोहन को कुछ गुड्स दिए होंगे, उसने सेल किए होंगे 22,000 रुपए के, लेकिन मोहन ने वो गुड्स वापस कर दिए। मोहन ने कहा मुझे उन गुड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम सेल की एंट्री क्या पास करते थे? सेल की एंट्री पास करते थे हम कैश टू सेल। ठीक है, हम जो सेल की एंट्री पास करते थे वो पास करते थे कैश टू सेल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेल रिटर्न हो चुकी है, जब रिटर्न होती है चीजें तो हम जो एंट्री होती है वो उल्टी कर देते हैं, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। यहाँ पे कैश नहीं आएगा। कैश इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पूरी एंट्री में कैश नहीं लिखा। अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा आपका 22,000 रुपए। नरेशन सेम मानी जाएगी, चाहे तो पूरी उतार सकते हो। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मोहन, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मोहन। ठीक है। देन 14 एंट्री, अब ध्यान से देखना। गुड्स रिटर्न टू श्याम, यहाँ पे टू है, यहाँ पे बाय है। बाय मतलब मोहन के द्वारा वापसी कर दिया गया। किसे? सेलर को। यहाँ पे गुड्स रिटर्न टू श्याम, आपके पास गुड्स थे, आपने श्याम को वापस करे। इसका मतलब आपने श्याम से परचेज किया होगा। तो परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज टू कैश।
तो इसका मतलब इसे उल्टी कर देना है, इसे रिवर्स कर देना है। तो श्याम टू परचेज रिटर्न, श्याम टू परचेज रिटर्न कितना अमाउंट है जी 10,000। कैश क्यों नहीं आया, क्योंकि पूरी एंट्री में कैश नहीं है। यहां पे आप लिख सकते हो बीइंग अमाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न, गुड्स परचेज रिटर्न ऑन क्रेडिट, ऑन द क्रेडिट बेसिस। जब भी कोई चीज क्रेडिट पे हो तो उसे मेंशन करना जरूरी है। कैश पे हो तो कैश मान लिया जाता है कि अच्छा वो चीज कैश पे ही हुई होगी। बॉट फर्नीचर फॉर द ऑफिस यूज बाय चेक, आपने एक फर्नीचर परचेज किया तो परचेज की एंट्री क्या होती है जो परचेज टू कैश। लेकिन परचेज अगर एसेट किया जाता है, परचेज अगर एसेट किया जाता है तो आपको एसेट को ही डेबिट और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो चलो एसेट का देखते हैं, एसेट का क्या पार्ट है जी। एसेट, एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट, इसका मतलब फर्नीचर बढ़ रहा है तो डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बाय चेक, यहाँ पे चेक से पेमेंट की गई है। इसका मतलब चेक कहाँ पे होता है, बैंक में। बैंक का पार्ट कहाँ पे आता है, एसेट में। बैंक बड़ा होगा कि घटा होगा, जब बैंक से हमसे पेमेंट की होगी वो बैंक घटा होगा। बैंक घटता है तो फिर कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा बैंक। कितना अमाउंट से, जो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा हो। और यहाँ पे भी आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज्ड बाय चेक। पेड कार्टेज, कार्टेज हमारा एक खर्चा होता है। कार्टेज, कार्टेज टू कैश, खर्चा हुआ है तो हमने कैश पेड किया होगा। कार्टेज, कार्टेज का अगर हम गोल्डन रूल्स के हिसाब से देखें तो नॉमिनल्स, नॉमिनल्स क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी खर्चा हुआ है उसे आप डेबिट करोगे जी। खर्चा क्या होता, कार्टेज हुआ था। कोई भी इनकम और गेन हो रही होगी तो कार्टेज टू कैश, कार्टेज हमारा एक खर्चा है। तो यहाँ पे हमने कुछ एंट्रीज हमने पास करना सीखी, जिनके बेसिस पे हमने अपनी बेसिक एंट्रीज को करना सीखा, वो भी गोल्डन रूल्स के हिसाब से। आगे हम कुछ एडवांस लेवल की करेंगे जिसमें आ जाते हैं डिस्काउंटेड के रेट, बैड डेब्ट के रेट और भी कई सारे। पर हमें अपनी बेसिक एंट्रीज जो कि ज्यादातर अकाउंटेंट यूज करते हैं उस पर भी हमें मास्टरी करनी जरूरी है। तो ये थी कुछ जनरल एंट्रीज, इनको बेसिस पे हम जनरल एंट्रीज पास कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच।